की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-1 से शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब बारी है इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैच खेलने के लिए और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज हो रहा है 12 मार्च से। इसी साल टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, तो उस लिहाज से ये टी20 सीरीज काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। अगर हम बात करें पिछली 5 सीरीज में, टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने लगातार जीत दर्ज की और इंडियन टीम ज़रूर चाहेगी कि अपने उस विजय रथ को आगे भी बरकरार रखे। और इंडियन टीम अगर एक 4-1 से या 5-0 से सीरीज को जीतती है तो इंडियन टीम टी20 रैंकिंग में भी नंबर 1 बन जाएगी। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही है पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा। मैम, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम, जिस तरीके से हमने देखा कि टेस्ट में 3-1 से जीत मिली, सबसे पहले मैं आपकी प्रेडिक्शन ले लेता हूं कि जो टी20 सीरीज 5 मैचों की है वो आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं उसके लिए? 3-2 मुझे लगता है इंडिया के पक्ष में रहना चाहिए टी20 श्रृंखला। टी20 क्रिकेट में इंडियन टीम का जो रिकॉर्ड है पिछली 5 सीरीज में बड़ा शानदार रहा है। आपने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया, बांग्लादेश को, वेस्ट इंडीज को, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो इस सीरीज की अगर हम बात करें, इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है टी20 में बड़ी अच्छी रही है। नंबर 1 टीम है इंग्लैंड इस समय टी20 क्रिकेट में। तो इंडियन टीम को किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना होगा? देखिए, प्रदर्शन तो सभी को अपना अच्छा करना है और भारतीय टीम में इस समय सभी खिलाड़ी उस 11 नंबर की जो एक टीम रहती है उसमें आने के लिए पूरी दावेदारी दे रहे हैं। तो यकीनन इंडिविजुअल खिलाड़ी भी जानते हैं कि उनका प्रदर्शन कितना अहम है। और इंग्लैंड की टीम, क्योंकि आप खुद ही बता चुके हैं, एक तो पहले पायदान पे है टी20 श्रृंखला में और खिलाड़ी भी बदलेंगे, सारे सेम तो है नहीं खिलाड़ी टेस्ट मैचेस के और एक दिवसीय। और मुझे लगता है टेस्ट मैचेस को अब भूल जाना चाहिए। सो बहुत सारी चीजें हैं और क्योंकि इंग्लैंड ज्यादा अच्छे पायदान पे है और जाहिर सी बात है कि ज्यादा मुकाबले जीतती है भारतीय टीम से, तो उनको हल्के में तो नहीं ले सकते। लेकिन भारतीय टीम के पास जो एक अवसर है, खासतौर पे अपने घरेलू मैदान में खेल रहे हैं, तो वो एडवांटेज तो रहेगा ही। मैम, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि जी उस समय 11 खिलाड़ी की 11 जगह के लिए भी इस समय इंडियन टीम में लड़ाई है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कॉम्बिनेशन जानना चाहूँ, देखिए केएल राहुल टी20 क्रिकेट में पिछले काफी समय से बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको टी20 क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर भी प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन अब जब सिलेक्शन हुआ तो उनके नाम के आगे से वो विकेट कीपर का शब्द हटा दिया गया था कि ऋषभ पंत दोबारा हमें विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। तो केएल राहुल की जगह कहां बनेगी? क्या वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे या रोहित शर्मा के साथ हमें शिखर धवन नजर आएंगे? काफी ज्यादा कंफ्यूजन है जो टी20 सीरीज से पहले हो गया है। नहीं, ऐसी कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी बात है कि बहुत सारे खिलाड़ी उन जगहों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सो ये जरूर है कि रोहित शर्मा के साथ इस समय हो सकता है कि शिखर धवन ही ओपन करने के लिए आए। लेकिन अगर अंतिम समय में टीम मैनेजमेंट को लगता है कि मे बी यहाँ पे केएल राहुल की जगह बनती है और मध्य क्रम में कौन कौन खिलाड़ी खेलते हैं उस पर भी एक खास नजर रहेगी। बिकॉज सूर्य कुमार यादव को मुझे लगता है जगह मिल सकती है, मिलनी भी चाहिए। और इस लाइनअप के अंदर ईशान किशन भी हैं जो कि यहाँ अगर विकेट कीपिंग नहीं करते तो फील्डिंग भी कर सकते हैं और हमने उनको देखा है फील्डिंग करते हुए। सो एक अच्छी रेस है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले मुकाबले के लिए शिखर धवन का ही चयन हो टी20 ओपनिंग स्थान के लिए। चोट का कंसर्न भी इंडियन टीम के लिए आया है। वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड हो चुके हैं, टी नटराजन की फिटनेस के ऊपर भी सवाल है। तो क्या आपको लगता है कि देखिए वरुण चक्रवर्ती, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका नाम आया, वो वहां पर नहीं जा पाए खेलने के लिए चोट की वजह से। अब टी नटराजन जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा किया, तो क्या इंडियन टीम के लिए सेटबैक रहेगा या जो हमारी बेंच है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, इतने छोटे मोटे झटकों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ता और पड़ भी नहीं रहा है। आई थिंक पिछले 2-3 महीने में जितनी क्रिकेट भारतीय मेंस टीम ने खेली है और अगर आप देखें तो चोट से जूझते हुए ही आए हैं और लगातार खेल भी तो रहे हैं। अगस्त से जब खिलाड़ी आई थिंक बायो बबल में शुरुआत जी। की रही थी आईपीएल से पहले, तो तब अगस्त से ही वो सब लोग इकट्ठे हुए थे, एकत्रित हुए थे और तब से लगातार क्रिकेट चल ही रही है। तो चोटिल होना तो जाहिर सी बात है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं फॉर्चुनेटली भारतीय टीम को। ये जरूर है कि जो खिलाड़ी लगातार चोटिल हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा, मतलब आप उसका उसकी इंटीग्रेशन, बेग पार्टन, नॉट इंटीग्रेशन, व्हाट आई मीन टू से दैट उसका इंटेंशन के ऊपर आप सवाल या निशान नहीं उठाते।
because obviously the intention is there to play, but how he is getting absorbed जो सेटअप के अंदर जब आते हैं और तब बार बार चोटिल होते हैं, तो तब क्यों हो पा रहे हैं, उस पे सवाल निशान उठाते हैं। बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक कॉम्बिनेशन, अगर इस समय भारतीय टीम की तरफ नजर डालेंगे तो सारे खिलाड़ी अपने हाथ खड़े करके बोल रहे हैं कि मेरे को इस स्थान पे खेलना है, और हर स्थान के पीछे 2 खिलाड़ी लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 1-1.5 साल में जो विराट कोहली का परफॉर्मेंस रहा है, 400 से ज्यादा दिन हो गए उनके बल्ले से कोई शतक नहीं आया, तो इन 400 दिनों के अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं विराट कोहली की एज अ बैट्समैन, तो उसे आप कहां रेट करती हैं? कौन से फॉर्मेट में शतक नहीं आया, मैम ये तीनों भी फॉर्मेट देखने में की पिछले बात है। 400 दिन हो चुके हैं। मेरे ख्याल में तो टेस्ट में आया था, नहीं आया मैम, बट आखिरी जो शतक आया था वो बांग्लादेश के खिलाफ आया था डे नाइट टेस्ट में जो कोलकाता में हुआ था, उसके बाद से अभी तक शतकों का इंतजार है। तो बीच में से हमें 12 महीने कैंसिल भी कर देने चाहिए, या कम से कम 10 महीने हटा भी देने चाहिए कि बीच में कोई भी श्रृंखला हुई नहीं है और क्रिकेट हुई नहीं है। और जहां तक कंट्रीब्यूशन की बात है, तो जहां तक मुझे याद है कि एडिलेड टेस्ट मैच में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया था, और उसके पहले भी जो भारतीय टीम खेलती हुई आ रही थी वहां भी अच्छे फॉर्म में थे। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली के फॉर्म पे कभी भी कोई सवाल या निशान उठाना चाहिए, बिकॉज जिस खिलाड़ी ने इतने रन बनाए हो और भारतीय टीम को लगातार जीत दिलाई हो और अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया हो, तो कभी अगर शतक नहीं आया तो उस आंकड़े को पकड़ के उसको खींचने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इतना सक्षम खिलाड़ी है तो रन कर ही देंगे लगातार। लेकिन क्या कई बार, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि फॉर्म में बहुत हैं, रन बना रहे हैं, एडिलेड में भी उन्होंने रन बनाए, लेकिन क्या कई बार ऐसा होता है कि जब इतना लंबे समय तक आपके बल्ले से कोई एक बड़ी पारी नहीं निकलती, तो कई बार खुद जो खिलाड़ी होता है क्या वो भी इस चीज़ का प्रेशर लेता है कि देखिए मैं 71-72 शतक बना चुका हूं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन अब पिछली 36 पारियों से कोई एक शतक नहीं आया, तो क्या खिलाड़ी के ऊपर इस चीज़ का कभी प्रेशर होता है? नहीं, कभी ऐसी कोई प्रेशर नहीं रहता। आप सिर्फ ये देखते हैं कि क्या आपके बल्ले से मैच विनिंग पारी निकली कि नहीं। अगर टीम को 70 रनों की आवश्यकता है और आपने 40 नाबाद कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने शतक नहीं बनाया। आपको ये देखना होता है कि आपने अगर वो 40 नाबाद किए और आपकी भारतीय टीम जीती है, तो वो काफी रहता है। आप रन तभी बनाते हैं जितनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारतीय टीम ज्यादातर चेस भी करती है, उसको भूलना नहीं चाहिए, खासतौर पर एक दिवसीय मुकाबलों के अंदर। सो मुझे नहीं लगता है कि ये एक समस्या है या इस पे कोई विवाद होना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है, एक अच्छा स्टैट है जानने के लिए, और खिलाड़ी को खुद भी पता होता है कि उन्होंने कितने रन कहाँ पे करे हैं, कहाँ नहीं करे हैं। और जब कहाँ नहीं करे हैं वो ज्यादा पता होता है रादर देन कहाँ करे हैं। सो आई एम श्योर यहाँ पर हर खिलाड़ी के साथ ऐसा ही है। और विराट के टेस्ट में बहुत शतक हैं, ओडीआईज में शतक हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल T20 में उनका अब तक कोई शतक नहीं है, तो क्या आपको लगता है जब जो खिलाड़ी नंबर 3 पे अगर बल्लेबाजी करने आ रहा है, हालांकि हमने विराट के बल्ले से कई बार 90 से ज्यादा रनों की काफी बार पारियां देखी हैं, 90s में वो नॉट आउट भी रहे, तो जो नंबर 3 पे आ रहा है T20 में खेलने के लिए, क्या उसके पास मौका होता है T20 में शतक बनाने का? डिपेंड करता है वो कब आ रहे हैं खेलने के लिए। और शतक बनाना जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत में ही अगर दूसरी गेंद पे भी मैच में खेलने आ जाएं तो आपका शतक बनाना बिल्कुल ही आवश्यक है। 120 गेंदें ही होती हैं, और जब तक आप अंदर आते हैं तो 119 से कमी हो चुकी होती है। सो यकीनन वो भी फर्क पड़ता है। और शतक बहुत अच्छा एक माइलस्टोन है, एक फिगर है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और हर खिलाड़ी जानता है जब आप लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम खेलते हैं खास तौर से, तो एक माइलस्टोन पे पहुंचना कितना अहम है। लेकिन हर जगह सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं होता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या भारतीय टीम आपके कंट्रीब्यूशन से जीतती है या नहीं। और अगर उस चेक बॉक्स को आप ज्यादा टिक करते हैं, तो आपकी अहमियत उस लाइनअप में हमेशा ज्यादा अहम रहती है, बतौर इसके कि आपके नाम के आगे 100 या 120 रन लगे हों और आपकी टीम हार जाए। और मैम रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए हमें वो टेस्ट सीरीज में, उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी काफी रन बनाए, तो रोहित शर्मा अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक बार फिर वापसी करने वाले हैं। आईपीएल के बाद वो चोटिल हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया वो गए नहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए, तो रोहित शर्मा से भी जो फैंस हैं उनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। रहनी भी चाहिए। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो फैन से पहले तो आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन होती है कि आप खुद कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपके ऊपर दावेदारी रहेगी और दारोमदार भी रहेगा कि आपने प्रदर्शन करना है। सो इट्स सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन एनी डे मोर एंड ग्रेटर देन आउटसाइड एक्सपेक्टेशन।
और आपने कहा कि अभी आप फिलहाल अपना जो प्लेइंग 11 है वो नहीं बताना चाहेंगी, आप शायद कल तक का इंतजार करेंगे, परसों का इंतजार करेंगे जब मैच शुरू होना है। आपके हिसाब से जो दो ओपनर्स, क्या वो केएल राहुल रोहित शर्मा हो, या केएल राहुल शिखर धवन हो, या रोहित शर्मा और शिखर धवन हो, तीनों में से आपकी पसंदीदा जोड़ी कौन होनी चाहिए जो पहले मैच में जाए? नहीं, रोहित शर्मा शिखर धवन को ओपन करना चाहिए। और केएल राहुल कौन से नंबर पे? मैंने 11 बनाया ही नहीं है ना, अभी जैसे बनाऊंगी आपको बता दूंगी। बट आपको लगता है कि क्या अगर रोहित शर्मा शिखर धवन ओपनिंग कर रहे हैं, फिर भी केएल राहुल जिस फॉर्म में रहे हैं, अच्छा आईपीएल की मैं बात करूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जो व्हाइट बॉल उन्होंने क्रिकेट खेला, केएल राहुल इस लाइनअप में जरूर होने चाहिए? मुझे तो लगता है अगर खेल सकते हैं, अगर इस लाइनअप में आ सकते हैं तो क्यों नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। मैंने बोला ना, भारतीय टीम में इस समय बहुत सारे विकल्प हैं और बहुत सारे लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। केएल राहुल इतने शानदार फॉर्म में होने के बावजूद, फिर बीच में चोटिल भी हो गए थे, लेकिन भारतीय टीम के साथ रहे, फिर भी अपना स्थान ले नहीं पाए, क्योंकि टेस्ट ओपनिंग में इस जी। श्रृंखला के अंदर शुभमन गिल खेले थे रोहित शर्मा के साथ, और रोहित शर्मा भी बहुत समय के बाद वापसी कर रहे हैं टेस्ट लाइनअप के अंदर। तो दावेदारी तो बहुत खिलाड़ियों की है, बट बेस्ट 11 आई थिंक फिर भी टीम मैनेजमेंट, नेक्स्ट सेशन पे कौन कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसकी प्रिपरेशन कैसी है, वो सब चीजें भी देखती है, और तभी 11 खिलाड़ियों का चयन होता है। और मैम आपने मेंस क्रिकेट के बारे में हमसे बात की, अब मैं थोड़ा सा जो फोकस है वो वुमेन्स क्रिकेट पे शिफ्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार मैदान पर मौजूद हैं, कमेंट्री आप लगातार कर रही हैं। पहला मैच इंडियन टीम हार गई थी, लेकिन दूसरे मैच में इंडियन टीम ने शानदार कमबैक किया, तो अब सीरीज किस तरफ जा रही है? अभी तो बराबरी पे ही खड़ी है, क्योंकि 5 मैचों की श्रृंखला है और मुझे नहीं लगता बारिश होने की यहाँ पे जी। आशा है। तो मुझे यह लगता है कि अभी तो बराबरी पे खड़ी है। अब अगला मैच जो रहेगा, तीसरा एक दिवसीय मुकाबला, वहां से फिर श्रृंखला शुरू होगी और देखेंगे कि कौन सी टीम आगे की तरफ रुख कर चुकी है। और मैम अगर वुमेन्स क्रिकेट की हम बात करें, पिछले 1-1.5 साल था जो वुमेन्स क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेंस क्रिकेट स्टार्ट हो गया, हमने आईपीएल देखा, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई, उसके बाद इंग्लैंड आई भारत में खेलने के लिए, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट जो इंटरनेशनल है वो पहली बार शुरुआत हुई उसकी इसी महीने में। तो क्या आपको लगता है अब आगे चल के हमें और ज़्यादा वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ाना होगा, और ज़्यादा मैचेस होने होंगे, जिससे जो वुमेन्स क्रिकेट है एक अच्छा मुकाम मिल रहा था, एक अच्छी हमें अगर कहें पॉपुलैरिटी बन रही थी, जो थोड़ी सी हिट हुई है कोविड की वजह से? देखिए, मैचेस खेलना तो हमेशा आवश्यक है, और आप जितने ज्यादा मैचेस बतौर खिलाड़ी खेल सकते हैं, बतौर टीम खेल सकते हैं, वो हमेशा ही अच्छे जरूरी रहते हैं। तो यहाँ महिला की टीम भी खेलना ही चाहेगी। कितने होते हैं, क्या हो सकते हैं, वो अभी सवाल या निशान है, क्योंकि उसका एक जो हमारा फ्यूचर टॉस प्रोग्राम होता है वो अभी तक निकल कर नहीं आया है। ये जरूर सुना है कि एक टेस्ट मैच भारतीय जी। टीम इंग्लैंड के दौरे पे खेलेगी, लेकिन वो इंग्लैंड का दौरा कब होगा उसकी डिटेल्स किसी को पता नहीं है अभी तक। सो जितना ज्यादा भारतीय टीम खेलेगी, जैसे मेंस खेलते हैं, वैसे उम्मीद यही रहती है कि महिलाओं की टीम भी उतनी ही क्रिकेट खेल पाए जितना मेंस क्रिकेट खेल पाते हैं। ओडीआई सीरीज के लिए जो सिलेक्शन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा विवाद हुआ कि जो कुछ खिलाड़ी थे जो अच्छा पीछे परफॉर्म करके आए, चाहे मैं शेफाली वर्मा की बात करूं तो उनका नाम नहीं था, तो थोड़ा सी विवाद जरूर हुआ कि क्यों शेफाली वर्मा जो T20 में इतना अच्छा परफॉर्म करके आई है, शायद कल ही उनकी जो रैंकिंग थी उसमें भी वो नंबर 2 पर पहुंच गई, तो शेफाली वर्मा को बाहर बिठाना, सिर्फ T20 में उनको खिलाना, ये कितना ठीक देखती हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि कोई, तो पहली चीज है इसमें विवाद हुआ है कि शेफाली वर्मा को क्यों नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि सवाल ये भी आएगा कि उनको क्यों खिलाना चाहिए। तो दोनों तरफ का ही पक्ष लिया जा सकता है। और जहां तक खेलने की बात है, वो T20 टीम के अंदर है, सब विवाद वहां होता अगर उनको T20 टीम में नहीं रखा जाता। सो जिस रोल में वो भारतीय टीम में आई, जिस रोल में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और अच्छा प्रदर्शन किया, उस रोल में उनको रखा गया है। लेकिन एक दिवसीय मुकाबलों के अंदर आई थिंक अगर देखेंगे तो जेमिमा रॉड्रिक्स भी बहुत युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी 17-18 मुकाबले ही खेले हैं भारतीय टीम के लिए। एक और ओपनर है हमारी प्रिया पुनिया बेटी जी। हैं, पूनम राउत, जो टीम के अंदर अभी ऑलरेडी खेल रही हैं। सो खिलाड़ी ओपनिंग स्थान पे या टॉप ऑर्डर पे ऑलरेडी हैं और उनके पीछे भी इंतजार कर रहे हैं। तो शिवाली वर्मा को मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। वो दरवाजा जो है, जो वो बहुत शानदार तरीके से खटखटा रही है भारतीय एक दिवसीय टीम में आने के लिए, मुझे लगता है अगर T20 श्रृंखला में और अच्छा प्रदर्शन करेंगी या लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी तो वो दरवाजा भी खुल जाएगा उनके लिए। और आप अगर मैं बात करूं इंडियन टीम में जो स्प्लिट कैप्टनसी इस समय चल रही है,
मिताली राज ओडीआई की कैप्टन है, हरमनप्रीत टी20 की कैप्टन है। अगर आपकी मैं पर्सनल राय जानना चाहूँ तो आपको नहीं लगता कि जो कप्तानी है वो दोनों ही फॉर्मेट में एक खिलाड़ी को होनी चाहिए, या आप इस डिसीजन से खुश हैं? मिताली राज टी20 नहीं खेलती हैं तो वो नहीं कर कप्तानी सकती नहीं उसमें। करती हैं टी20 फॉर्मेट की। जी। और हरमनप्रीत कौर ज्यादा रेगुलर हैं, ज्यादा टी20 मुकाबले खेलती हैं, तो ये काफी पहले डिसाइड हो गया था और सिलेक्टर्स को बता दिया गया था कि मिताली राज केवल एक फॉर्मेट खेलेंगी या अपने भी टेस्ट मैचेस भी खेलेंगी। सो कंसिडरिंग दैट, मुझे लगता है चयनकर्ताओं को लगता है कि क्योंकि मिताली सबसे सीनियर है, उनको कप्तानी देनी चाहिए, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो है ही सबसे सीनियर। आपकी क्या राय? देखिए, चयनकर्ता की आपने बोला कि आपको लगता है कि जो चयन करता है वो टी20 नहीं, वो खेलती नहीं है ना, टी20 अगर नहीं खेलती, टी20 ये खेल। बिल्कुल मुझे पता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब समय आ चुका कि हरमनप्रीत को थोड़ी और जिम्मेदारी दी जाए, जिससे मिताली राज है वो थोड़ा और खुल के खेल सके, अगर उन पे कप्तानी का थोड़ा सा जो बर्डन है उसे कम किया जाए? क्योंकि काफी समय से कप्तान है वो ओडीएस की, अगर मैं बात करूं तो। नहीं, लेकिन ये शिकायत तो मुझे लगता है उनको होनी चाहिए जिनको ये टीम पिक करनी है। अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि मिताली को कप्तानी नहीं देनी चाहिए तो उनके पास ऑप्शन है, और मिताली राज के पास भी ऑप्शन है कि अगर उनको लगता है कि कप्तानी उनको नहीं करनी चाहिए, केवल बल्लेबाजी पे फोकस करना है, तो वो भी कर सकती हैं। कैप्टनसी छोड़ने का मतलब भारतीय टीम से बाहर जाने का जी। मतलब नहीं होता है। कप्तानी एक अलग रोल है और भारतीय टीम से खेलने का एक अलग रोल है। तो दोनों जो लोग हैं, पार्टीज हैं इसके अंदर, उन दोनों के पास ऑप्शन है डिसीजन अपना अपना लेने का। जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है मिताली राज अगर कप्तान है तो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर कल मिताली राज छोड़ देती है कप्तानी और हरमनप्रीत के पास चली जाती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम से कम हरमनप्रीत एक टीम की कप्तानी करती भी तो आ रही है। और भारतीय कप्तान आप ओवरनाइट किसी को पिक कर ले और उनको उस जी। स्थान पे बिठा दें, वो भी आई थिंक गवारा नहीं है। सबको धीरे धीरे ही उस रोल में ग्रूम करना चाहिए। जस्ट बिकॉज समय व्यतीत हो गया है, कैलेंडर के साल कुछ आगे चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाड़ी इतना सक्षम हो गया है कि आप उसको एक पायदान दे दें। सक्षम होने के लिए प्रदर्शन करना आवश्यक है और वो लगातार कंसिस्टेंटली होना आवश्यक है। सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलट के दिन आगे चले जाने से इतनी जल्दी एक्सपीरियंस भी नहीं आता और इतनी जल्दी बढ़ोतरी करवानी भी नहीं चाहिए किसी के लिए। और जो आपने मिताली का एग्जाम्पल दिया कि अगर कप्तानी छोड़ भी देती हैं तब भी वो खेल सकती हैं, और यही एग्जाम्पल हमने देखा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने 2017 में कप्तानी छोड़ दी थी और उसके बाद 2.5 साल वो विराट कोहली की कप्तानी में खेले, और हमने देखा कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को ग्रूम किया। तो शायद इसी रोल में मिताली राज अगर आए तो हरमनप्रीत को भी आगे चल के ओडीआई के लिए वो ग्रूम कर सकती हैं कि एज ओडीआई में भी, जिससे वो और अच्छी कप्तानी कर सकें। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये दोनों खिलाड़ियों की आपस की बात है और टीम मैनेजमेंट या चयनकर्ताओं के आपस की बात है। ओपिनियन मेरा वहां मैटर करेगा जहां कोई पूछेगा, जी। और ना मैं सिलेक्टर हूं। तो दोनों केस के अंदर ये चीज मान इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा मानना यह है कि अगर मिताली ग्रूम करना चाहती है हरमनप्रीत को और सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट को लगता है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ग्रूम करना ही चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी को जरूरी नहीं है पायदान दे दे और बोलिए कि आप यहाँ से ग्रूम करें। अगर दो खिलाड़ियों के बीच में इतना तालमेल है और सिर्फ सिक्का उछालने के लिए आपको एक खिलाड़ी चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको किसी को सिखाना है और ग्रूम करना है तो सिचुएशन जो अंदर 50 ओवर की या 100 ओवर की होती है, वो काफी समय होता है एक दूसरे को बताने के लिए या सिखाने के लिए या एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप यहाँ से और आगे जा सकते हैं। और आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि क्या दोनों खिलाड़ियों के बीच में तालमेल है कि नहीं। अगर अंजुम मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने इन दोनों को एक साथ बहुत खेलते हुए देखा है, लेकिन रह रहकर ऐसी बातें भी कई बार उठती हैं कि शायद दोनों के बीच में ऑल इज नॉट वेल। हमें भूलना नहीं चाहिए, कई बार पास में कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। तो आपके हिसाब से आपने जब इनको दोनों को देखा, या आप क्या बताएंगी कि कैसे रिलेशंस हैं हमारे जो दो कप्तान हैं, एक ओडीआई के कप्तान मिताली राज और टी20 की कप्तान हरमनप्रीत कौर? देखिए, जब तक मैं खेल रही थी तब तक तो सब कुछ कॉर्डियल था। उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि आपने भी पढ़ा है और देखा है, देखा तो मैंने नहीं है, मैंने भी पढ़ा ही है, बट जब खिलाड़ियों से मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसी कोई चीज नजर तो नहीं आती। और अगर कंपेटिटिव वर्ल्ड है, अगर दोनों में कंपटीशन है तो उसमें कोई खराब बात नहीं है। कंपेटिटिव तो हम रहते ही हैं मैदान में। आप फ्रेंडली क्रिकेट तो खेलते ही नहीं है, आप कंपेटिटिव क्रिकेट ही खेलते हैं। तो यकीनन इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट दो खिलाड़ी जो आपस में खेल रहे हैं या जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा मैटर करती है, रादर देन कि कोई और क्या सोच रहा है और कोई और क्या इमेजिन कर रहा है। क्या कमेंट्री के अलावा भी आगे चल के भविष्य में आप हमें
कोचिंग की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आएंगी? क्या आपका आगे क्या प्लान है? देखिए, आप रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन अब जो एक वर्ल्ड है वो बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत चीजें हैं करने के लिए। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, वरना अगर आपको मैं कमेंट्री के रोल में अच्छी लगती हूँ तो आई थिंक आप चाहेंगे मुझे इस रोल पे देखना। तो फिलहाल अगर आपको लगता है कि मैं एक रोल में अच्छा अपने आप को ढाल चुकी हूँ तो उसको कंटिन्यू थोड़ा तो करना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा बात होती है कि अब समय आ चुका है कि विमेंस आईपीएल होना चाहिए। हमने आईपीएल के दौरान पिछले सीजन में भी देखा कि 4 से 5 मैच हुए जिसमें विमेंस क्रिकेटर्स हमें खेलती हुई नजर आई। तो इस पे आपकी क्या राय है? अच्छी बात है। आई थिंक पिछली बार कोशिश थी 7 मुकाबले होने की, लेकिन सब पैंडेमिक के चलते शॉर्टन हो गया। तो इस बार अगर वुमेन्स T20 चैलेंज खेला जाता है तो होपफुली एक टीम, एक एक्स्ट्रा टीम और एक और टीम जुड़ सकती है, आशा है। पर देखते हैं कैसे पैन आउट होता है। तो अंजुम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारे से इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज के बारे में बात की, वुमेन्स क्रिकेट के बारे में बात की और अपना जो आपका कमेंट्री का स्टेंट है उसके बारे में बात की। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।